सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत ज्योग्राफी के इस पार्ट थर्ड में। वीडियो लेक्चर के इस पार्ट थर्ड में हम आज देखने जा रहे हैं भूगोल की शाखाओं के बारे में। एक्चुअली हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि भूगोल किस तरीके से हमें अध्ययन करने की जरूरत है, और इसके अंदर दो ही तरीके बताए गए हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर। नंबर वन है विषय वस्तुगत, जिसे हम क्रमबद्ध भूगोल बोलते हैं, और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल, जिसके बारे में बताया गया कि स्टडी अगर हमें ज्योग्राफी की करने की जरूरत है तो हमें इस तरीके से स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉम हेल्महोल्ट्ज करके इनका नाम है। इन्होंने बताया कि जो विषय वस्तुगत भूगोल है, बोले तो यहाँ पर क्रमगत भूगोल जो है उसकी स्टडी करनी जर्मनी के ज्योग्राफिकल भूगोल वेता इन्होंने बताया कि हमें इस किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। जबकि कार्ल रिट्जल जो उन्हीं के कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे थे, उन्होंने बताया कि अगर हमें स्टडी करनी चाहिए भूगोल की तो प्रादेशिक भूगोल की इस प्रकार स्टडी करने की जरूरत है। अब दोस्तों, ये प्रादेशिक भूगोल और विषय वस्तुगत भूगोल ये होता क्या है, हमें ये भी तो जानना जरूरी है। तो इसको सिंपल शब्दों में बताया गया है कि विषय वस्तुगत भूगोल या क्रमगत भूगोल ये ऐसा भूगोल है जिसमें हम एक तथ्य को पूरे विश्व भर में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक तथ्य, एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मिट्टी के ऊपर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें विषय वस्तुगत में पूरे विश्व की स्टडी करनी पड़ती है कि कहां पर किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सेम ऐसा ही अगर हम लोगों को पता हो कोई पौधे के बारे में, कोई प्लांटेशन के बारे में, जीव जंतु के बारे में, तो उसको हम पूरी तरीके से पूरे विश्व में स्टडी करने की हमें जरूरत है। एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती के लिए अगर हमें विषय वस्तुगत जो भूगोल है उसके अंदर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये भी देखने की जरूरत है कि पूरे के पूरे विश्व के अंदर जो अंगूर की खेती हो रही है वो कहाँ कहाँ पे हो रही है, कैसे कैसे लैटिट्यूड पे लॉन्गिट्यूड पे हो रही है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, दूसरी जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, अंगूर की खेती को करने के लिए किस किस तरीके की फसल की, पैटर्न की, क्रॉप्स की, या मैं कह सकता हूँ फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो एवरीथिंग वी विल स्टडी इन विषय वस्तुगत भूगोल, ठीक है। और दूसरा जो है जो हमें बताने की कोशिश करी गई है, वो बताने की कोशिश करी गई है, तो चलो तो एक अध्ययन का एग्जाम्पल दे दिया है। दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल का मतलब क्या होता है? विश्व को विभिन्न पदानुक्रम मतलब सीरियल वाइज इसको डिवाइड कर दिया जाता है और किसी एक सिलेक्टेड रीजन को सिलेक्ट कर लिया जाता है और वहीं पे सभी प्रकार की चीजों का स्टडी करा जाता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए कि विषय वस्तुगत भूगोल ऐसा भूगोल है कि भारत के अंदर पूरी जगहों पे चावल की खेती कहाँ कहाँ पे होती है, वो विषय वस्तुगत भूगोल के अंदर आ जाता है। और जबकि प्रादेशिक भूगोल के अंदर सिर्फ केरला या उत्तर प्रदेश किसी एक ही जगह को चुन लिया जाता है और वहीं पे सारी चीजों की स्टडी करी जाती है। तो ये थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस हमें देखने को मिला है। अब क्योंकि हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हमें इसमें ड्यूलिज्म का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, क्योंकि हम अगर भूगोल को पढ़ रहे हैं तो हमें दो तरफा से पढ़ने की जरूरत है। पहले लोगों को लगता था कि ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ भौतिक भूगोल से ही रिलेटेड है, यानी कि ज्योग्राफी सिर्फ मतलब फिजिकली इन्वायरमेंट में या भूगोल में या अर्थ सरफेस पे क्या मिल रहा है सिर्फ उसकी स्टडी करी जाए। लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि नहीं, मानव जाति और जो इससे संबंधित लोग हैं उनको भी भूगोल के अंदर पढ़ने की जरूरत होनी चाहिए। दैट इज वाई फिर हमने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को पढ़ना चालू करा और इसे ही द्वैतवाद कहा जाता है। याद रखना, पहले विद्वान सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल पे फोकस करते थे, लेकिन बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि हमें सिर्फ एक ही भूगोल को पढ़ना नहीं चाहिए, एक तरफा भूगोल को नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सभी टाइप के भूगोलों की स्टडी करनी चाहिए। इसलिए फिर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों ही ज्योग्राफी के पार्ट बन गए, और जब मानव से चीजें कनेक्ट होने लग गई तो सारे पार्ट ही उससे कनेक्ट होने लगे। तो इसे ही हमें ड्यूलिज्म कहा गया। तो यानी कि भूगोल की स्टडी मानव क्रियाओं का और मानव भूगोल का दोनों का ही एक तरीके से अध्ययन होता है। अब आगे अगर हम चलें तो क्योंकि मैंने क्या कहा कि भूगोल दो ही तरीके से पढ़ा जाता है, विषय वस्तुगत में और प्रादेशिक भूगोल में, तो लोगों को पहले ऐसा लगता था तो हमने वही चीज को कनेक्ट कर दिया और ड्यूलिज्म में बताया कि भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लास 12th में जब आप जाओगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ोगे, लेकिन क्लास 11th में पूरी तरीके से भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान पूरे विश्व के अंदर किस किस तरीके से लैंड मास है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पानी बह रहा है, कहीं पे रॉकी माउंटेन्स है, कहीं पे बहुत क्या कहते हैं माउंटेन्स है तो उसके अंदर मिनरल्स क्यों हैं, उनकी आकृति ऐसी क्यों है,
वो हम किस में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं आपके भू आकृतिक विज्ञान में। दूसरा जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान में हम ये पढ़ते हैं कि पूरे वायुमंडल की रचना कैसी है, पूरे वायुमंडल के अंदर किस तरीके की ऑक्सीजन है, किस तरीके की गैसें हैं, तो कहाँ कहाँ पे ऐसी गैसें, कहाँ कहाँ पे ऐसा वायुमंडल हमें देखने को मिलता है, वो पढ़ते हैं हम जलवायु विज्ञान में। जल विज्ञान में हम पढ़ते हैं कहाँ पे नदी नाले समुद्र झरने झील ये कहाँ पे कितनी मात्रा में कैसे कैसे पाए जाते हैं, वो देखने की कोशिश करी जाती है। और उसके बाद आता है आपका क्या, उसके बाद आता है आपका मृदा भूगोल। मृदा भूगोल में हम देखने की कोशिश करते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बनी, कितना समय लगा, इस मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, उस मिट्टी के अंदर किस प्रकार की नमियां हैं, उस मिट्टी के अंदर किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, वो मृदा विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है। अब उसके बाद क्योंकि ये कौन सी ज्योग्राफी होगी, भौतिक ज्योग्राफी यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल हो गया। दूसरा बी पार्ट है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम सारी चीजें पढ़ते हैं, जब हमने शुरुआती की वीडियो में पढ़ा था कि सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इंसान जो है कंटिन्यूसली बदल रहा है, उसके तत्व बदल रहे हैं, उसकी संस्कृति बदल रही है, वो किस तरीके से कौन से कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, वो सब इसमें पढ़ने की कोशिश करी जाती है। जनसंख्या और अधिवास भूगोल, ये भूगोल ये बताने की कोशिश करता है किसी प्लेस में जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है, किसी प्लेस में कहीं पे लोग माइग्रेट हो रहे तो कहाँ माइग्रेट हो रहे ज़्यादा, ये 12th में ज़्यादा इसके ऊपर डीपली नॉलेज दे रखी है। किसी प्लेस की डेंसिटी ज़्यादा है तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, महिलाओं का माइग्रेशन कैसा है, नगर की व्यवस्था कैसी है, नगर में कहाँ पे अर्बन प्लेस ज़्यादा है, कहाँ पे रूरल प्लेस ज़्यादा है, वो जनसंख्या वाले पार्ट में पढ़ा जाता है। व्यवसाय लोग कैसे करते हैं। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल हमें ये बताने की कोशिश करता है कि कहाँ पे पैसों से संबंधित बातें हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोग पूरे भारत में किन किन सेवाओं में लगे हुए, प्राथमिक क्रियाओं में कौन है, द्वितीयक क्रियाओं में कौन है, तृतीयक क्रियाओं में कौन है, ये हमें आर्थिक भूगोल बताता है। ऐतिहासिक भूगोल हमें ये बताने की कोशिश करता है किसी प्लेस का इतिहास से क्या लेना देना है। ठीक है। राजनीतिक भूगोल, ऑफकोर्स राजनीति हमें बताता है किस तरीके से वहाँ का चुनाव का परिदृश्य होने वाला है, वो हमें बताने की कोशिश करता है। फिर आता है जीव भूगोल। जीव भूगोल डायरेक्टली भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के इंटरफेस का एक हिस्सा बन जाता है, इसलिए हमें इसको भी पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है। तो जीव भूगोल में आप देख सकते हो जीव विज्ञान से रिलेटेड है, यानी कि पशु है, उसके निवास स्थान, उसका भौगोलिक स्तर कैसा है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। वनस्पति भूगोल में कहाँ कहाँ पे कैसी वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे कहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, ऐसा क्यों है कि वहीं पे ऐसे पाए जाते हैं, ये हम इसे पढ़ते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें हम जानते हैं अलग अलग प्रजातियों के बारे में कि ये प्रजाति हमें यहाँ मिलती है, वो प्रजाति हमें यहाँ मिलती है। जानवरों से रिलेटेड मतलब प्रदूषण विज्ञान, प्रदूषण विज्ञान में हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट कहीं पे ज़्यादा खराब क्यों हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा अच्छा क्यों है, इन्वायरमेंट को सुधारा कैसे जा सकता है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। अब प्रादेशिक भूगोल पे आधारित भी भूगोल की शाखाएं हमें देखने को मिलती है, वो हमारी ये वाली है। दर्शन, दर्शन में हम देखते हैं भौतिक चिंतन, भूमि और मानव के बीच में जो संबंध होते हैं वो। और विधि तंत्र विज्ञान में हम देखने की कोशिश करते हैं कि आज लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे आगे बढ़ चुके हैं, तो उसमें हम ये सारे तंत्र देखते हैं। क्षेत्र के सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा जाता है, GIS के बारे में, GPS के बारे में पढ़ा जाता है। अगर अब आप मैप की तरफ फोकस करें, थोड़ा मैप की तरफ फोकस करें, तो मैप आप ये देख सकते हैं ये वाला। ठीक है। ये मैप थोड़ा सा स्टडी आपने करना होगा, तो ये आपके मैप पूरी तरीके से बता रखा है। जैसे भौतिक भूगोल है तो भौतिक भूगोल से इन लोगों ने कनेक्ट कर रखा है डायरेक्टली इससे, ये देख सकते हो। भौतिक भूगोल को भू-आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान, 4 कनेक्ट कर रखे हैं। और उसी के साथ फिर यहाँ पे इन लोगों ने मानव भूगोल को कनेक्ट करता हुआ यहाँ पे दिखा रखा है। सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या और बस्ती, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, ग्रामीण और नागरिक, और उसके साथ साथ आर्थिक के अंदर फिर कृषि, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, सेवाएं, ये सारी आर्थिक भूगोल के अंदर आ जाती है। उसके बाद इन दोनों से संबंधित जीव भूगोल है, तो जीव भूगोल के अंदर पादप विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, उसके बाद पारिस्थितिक विज्ञान। उसके साथ साथ जो प्रादेशिक भूगोल का पार्ट आ जाता है वो सिद्धांत, दर्शन, विधि और तकनीक के बारे में। मतलब एग्जामिनर ने आपको भूगोल की वो सारी बातें बताने की कोशिश करी है क्लास 11th के अंदर जो आपको रिलेट कर सके। प्रादेशिक भूगोल में आप ये देख सकते हो, इस प्रादेशिक भूगोल के बारे में ना देखो, प्रादेशिक अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययन, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य क्षेत्रीय प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक संश्लेषण, प्रादेशिक योजना, ये सब कुछ आपको मिलेगा क्लास 12th के अंदर। बट इसमें बता रखा है कि हम अगर स्टडी करते हैं किसी भी ज्योग्राफी की तो किस किस तरीके से उसका रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था
आप ये कह सकते हो पहले चैप्टर के अंदर इतना कुछ पढ़ भी लिया, समझ में भी नहीं आया, तो हालांकि आपने मोटा मोटा समझना है, आपने इतनी बड़ी तैयारी नहीं करनी, लेकिन हाँ समझना ये है कि जीव भूगोल और उसके बाद मानव भूगोल और उसके बाद क्या कहते हैं भौतिक भूगोल, इनमें अंतर क्या पाया जाता है, हमें बेसिकली ये समझ लेना है। ओके।